नमस्कार। दैनिक जागरण वार्तालाप में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं और आज का हमारा विषय है साहित्य में मठाधीशी। क्या हिंदी साहित्य में अलग अलग मठ हैं और इन मठों के अलग अलग मठाधीश हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मठाधीशी हिंदी साहित्य को प्रभावित करती है या नहीं करती है। हम बहुत ही खुले दिमाग से इस चर्चा में आज जाएंगे कि हिंदी साहित्य में जो जिस तरह से बॉलीवुड में आजकल नेपोटिज्म की चर्चा हो रही है, क्या मठ के जो महंत हैं वो अपने अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाते हैं या हिंदी में ऐसी कोई व्यवस्था हिंदी साहित्य में नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी जी दिल्ली हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और मैत्रेयी जी को हम सब लोग काफी लंबे समय से पढ़ते रहे हैं। मैत्रेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण वार्तालाप के इस संस्करण में। नमस्कार आप सब लोगों को। और हमारे साथ दूसरे लेखक और मैं कहूं कि बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय और सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय प्रभात रंजन जी हमारे साथ हैं, जिनकी किताब पिछले दिनों मनोहर श्याम जोशी पर आई थी जो काफी चर्चित रही, बेस्ट सेलर में शामिल हुई। प्रभात रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी जानकी पुल नाम की एक साइट भी चलाते हैं जिसके माध्यम से वो युवा लेखकों को और वरिष्ठ रचनाकार दोनों को मंच देते हैं, लेकिन युवाओं को खास तौर से ये आगे बढ़ाने का उपक्रम करते हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान जुड़ रहे हैं सुदूर उड़ीसा से सत्यव्यास जी। सत्यव्यास जी दैनिक जागरण के बेस्ट सेलर सूची में लगातार बने हुए हैं। इनकी किताब बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार पाठकों के बीच में 84 काफी लोकप्रिय है। और सत्यव्यास जी बहुत दूर रह के, मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य के केंद्र से दूर परिधि पर रहकर साहित्य सृजन में जुड़े हुए हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहला सवाल मैं सत्यव्यास जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या हिंदी साहित्य में मठाधीशी है? यहाँ बैठे यहाँ। मैत्रेयी जी, आपका रिकॉर्ड हो रहा है। दैनिक जागरण के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी आपके सवाल पर आऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब मुझे अपने साहित्यिक जीवन में जो भी कहूँ 4 या 5 साल का रहा मेरा, उसमें मुझे कभी भी ऐसी अमूर्त किसी संस्था से दो चार होना पड़ा हो। जितने भी प्रकाशकों ने के संपर्क में मैं आया तो मुझे याद है कि हमारी बात जो है प्रकाशक और लेखक के बीच हुई, कोई तीसरा ऐसा बीच में आया ही नहीं, या मैंने कम से कम नहीं देखा ऐसी चीज जिसको कहते हैं कि मठाधीशी। मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्म है वो इस तरह से डेवलप होता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति पर किसी एक लेवल पे देखने लगते हैं, आपको लगता है कि उसका कोई स्तर है, तो आप उससे यह एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वह हमारे लिए कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो लेखक किसी एक स्थिति में पहुंच चुका है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है वह आपकी किताब छपवा देना या उसका प्रचारित कर देने में कोई मतलब उसका कोई योगदान होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मठाधीशी जैसा जो शब्द है वो हिंदी साहित्य में, उससे कम से कम मैं तो 2-4 नहीं हुआ जी। ठीक है सत्य जी, आपसे और प्रश्न के साथ आते हैं। प्रभात जी, आपके पास जानकीपुर नाम का एक मठ है। क्या साहित्य में मठाधीशी है? मैं इसके कहानी से शुरू करना चाहता हूँ इस बातचीत को। ये 1935 की कहानी है। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े लेखक हुए अहमद अली, जिनका एक उपन्यास है ट्विलाइट इन दिल्ली, जो अंग्रेजी के मतलब दिल्ली के शुरुआती दशकों को लेकर अंग्रेजी में लिखा गया शायद सबसे अच्छे उपन्यासों में एक है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद अली पहले उर्दू में लिखते थे और उस समय उर्दू में सज्जाद ज़हीर का मठ था। अगर वो जिसको चाहते थे लेखक बनाते थे, जिसको चाहते थे लेखक नहीं बनने देते थे।
किसी वैचारिक मसले को लेकर अहमद अली और सज्जाद जहीर में बहस हो गई। सज्जाद जहीर ने कहा कि देखो अहमद, अब तुम उर्दू में लेखक नहीं बन पाओगे, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तो अहमद अली के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वो अंग्रेजी में लिखते। उस समय 1935-36 आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजी लेखक होना, बड़ा लेखक होना नहीं होता था। हिंदी और उर्दू के लेखक ही बड़े लेखक होते थे। अहमद अली के सारे विकल्प खत्म हो गए, वो अंग्रेजी में उन्होंने लिखना शुरू किया। ये अलग बात है कि बाद में अंग्रेजी के बड़े भारतीय मूल भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े उपन्यासकार के रूप में उभर कर आए। एक जमाना था जो संपादकों का, मठों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं खुद, अगर कुछ संपादकों ने मुझे नहीं बढ़ाया होता तो मैं खुद अखिलेश ने अगर मुझे इतना नहीं प्रकाशित किया होता, रविंद्र कालिया ने मुझे जगह नहीं दी होती, तो मैं भी शायद परिदृश्य पे नहीं आ पाया होता। वो जमाना एक था जिस समय मठों से होकर ही, मठाधीशों के पुण्य प्रताप से ही कोई लेखक आगे बढ़ पाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में हर लेखक ये कहता है कि मैं तो अपने आप बड़ा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रकाशक और मेरे बीच कोई नहीं रहा है। वो लेखक ये भूल जाते हैं कि इस समय का सबसे बड़ा मठाधीश प्रकाशक ही है। मनोहर श्याम जोशी ने मरने से पहले जो मुझे कुछ व्यवहारिक सीखें दी थी, उसमें एक सीख ये भी थी कि जिंदगी में किसी, अगर लेखक बने रहना चाहते हो तो जिंदगी में किसी से भी लड़ना, कभी किसी प्रकाशक से मत लड़ना। प्रकाशक ही लेखक को बनाता है, प्रकाशक ही लेखक को बिगाड़ता है। तो इस समय मठाधीश प्रकाशक हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रभात जी, मैंने जो प्रश्न पूछा आपने उसका उत्तर नहीं दिया कि क्या जानकी पुल के माध्यम से आप भी मठाधीश हैं? खैर, इस पर मैं बाद में आपसे आऊंगा। वेबसाइट ये तो एक स्वतंत्र मंच है, सबको मंच देता है, और ज्यादातर लोग मैं खुद भी लेखक हूँ और मैं अपने लेखकीय व्यक्तित्व को पीछे रखकर युवाओं के लिए एक मंच मैंने बनाया जिसमें सारे युवाओं के, ये तो मैंने शुरू में ही कहा। चलिए इस पर हम बात करेंगे। मैत्री जी, आप दिल्ली की हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्ष रही। उस दौर में आप भी 3 साल के लिए हिंदी साहित्य में मठाधीशी करने लगी थी, ऐसा लगता था। आपके पास पत्रिका थी, आपके पास कार्यक्रम थे, आपके पास लोगों को बुलाने का उपक्रम था, कई सारी चीजें आपके पास थी। तो एक मठाधीश के पास जितने अवसर या दूसरों को उपकृत करने के जितने औजार होने चाहिए, वो सारे औजार आपके पास थे। आपने 3 साल मठाधीशी की क्या? अगर उस पत्रिका को खोल के देख लिया जाए 3 साल की को, 2 साल ही किया, 1 साल तो मिला ही नहीं। देख लिया जाए खोल के और उन कार्यक्रमों को भी देख लिया जाए जरा गहरी नज़र से, तो मेरे ख्याल में मठाधीशी तो लगनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पत्रिका की बात करते हो जिस पे मैं मठाधीश हो सकती थी बिल्कुल, और मैं मनमानी कर सकती थी, मैंने मनमानी की भी, लेकिन कहाँ के लिए की कि जो कोने अंतरों में लेखक पड़े हुए थे जिनको कोई नहीं छाप रहा था, मगर वो अच्छे से अच्छा लिख सकते थे, ये उनकी कहानियां बताती हैं जो आज भी उसमें छपी हुई हैं, और जिन्होंने मंच पर आके अपने को प्रूव किया कि हाँ इन कहानियों में दम था। तो वो जो कोने अंतरों से आए लेखक, और जब तुम कह रहे हो अनंत कि मेरे पास ये सुविधा थी मठाधीश बनने की, तो मैंने मठाधीशी की, और वो भी गवाही दे सकते हैं कि उनको लाने की हाँ की, और उनको आना चाहिए ऐसा सोचा। क्योंकि मठाधीश होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऐसे ही नहीं है कि अपनी दोस्तों को ले आओ, अपने दुश्मनों को छोड़ दो। जो भी अच्छा करे, जो भी अच्छा, अब अच्छाई की कसौटी पूछोगे, तो कहानीकार होने के नाते, उपन्यासकार होने के नाते थोड़ा इतना तो मुझे ज्ञान था कि ये कहानी किस तरह अपना व्यवहार करेगी पाठकों के साथ। तो मैंने उनको लेना चालू किया, उनको लेना शुरू किया जिनको नहीं लिया जाता था। कहाँ कहाँ से लोग आए, राजस्थान के गांव कस्बों से आए, ये जो उत्तराखंड के गांव कस्बों से आए, गुजरात के गांव कस्बों से आए, मतलब हर प्रदेश के गांव कस्बों से आए, और शहरों से भी आए। ऐसा नहीं है कि शहरों से नहीं आए, लेकिन बहुतायत उन्हीं की रही, और उनकी बहुतायत के कारण तो मुझे मठाधीश कह सकते हो। और हमारे जो महानगरीय लेखक
लेखिकाएं बहुत नाराज भी हुए इस बात से, और उन्होंने और मैं माना। बोलो। एक मठ था जिसमें आप आसीन हुई थी 3-4 साल के लिए, जितने दिन के लिए, तो हम आपसे अनुभव जानना चाहते हैं, अपने साझा किया। प्रभा जी, हमने और आपने एक दौर देखा जब हिंदी में 3 मठाधीश हुआ करते थे, बहुत बड़े, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी और राजेंद्र यादव। ये 3 मठाधीश जी। इन तीनों में से किसी एक मठाधीश का आशीर्वाद न मिले तो कोई आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैं खुद अगर अशोक वाजपेयी ने मुझे अपने शरण में नहीं लिया होता और मुझे बहुवचन पत्रिका का संपादक नहीं बनाया होता तो मेरी कोई पहचान ही नहीं बन पाती। तो आपके वाले मठाधीश तो अभी भी मठाधीशी कर रहे हैं, लेकिन अब सब मठ एक हो गए हैं। अशोक वाजपेयी को हम लोग वाम विरोधी सबसे बड़े मठ के रूप में देखते थे। अशोक जी साहब वामपंथ के सबसे बड़े विरोधा बन गए। तो जो विरोधाभास था वो खत्म हो चुका है। इस समय पूरा वामपंथ अशोक जी के पीछे खड़ा है। तो हमने तो अशोक जी से ये सीखा था कि वामपंथी से वैचारिक लड़ाई कैसे लड़नी है, वामपंथियों से, वामपंथी विचारकों से, वामपंथी साहित्यकारों से, नामवर सिंह के मठ से। अब तो अशोक वाजपेयी उनको डिफेंड करते हैं। ये सारे मठ इस समय गटमट हो गए हैं, आपस में घुल मिल गए। तो क्या सत्यव्यास, जैसा कि आपने देखा, प्रभात जी ने कहा कि अगर अशोक वाजपेयी ने इनको बहुवचन पत्रिका का संपादक नहीं बना दिया होता उतनी छोटी उम्र में, तो साहित्य में इनको पहचान मिलनी मुश्किल थी। या हो सकता है प्रभात जी अपनी प्रतिभा को कम करके आंक रहे हों या इनकी ह्यूमिलिटी हो, लेकिन इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया कि इन मठों में लेखक बनाए और बिगाड़े जाते थे। सत्यव्यास सर जी, अब बड़े मतलब सम्माननीय लोग हो, उनके बारे में मैं क्या कहूं। और मैंने जैसा कहा ही कि मठ और मठाधीशी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, यह जरूर है, मैं जस्ट अ सेकंड। बोलिए। अभी आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। तो मैंने जी, तो मैं वही कह रहा था कि इतने सम्माननीय लोग हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूं। और मैंने जैसे कहा भी कि मठाधीशी अभी भी नहीं आ रही। सर आपने कुछ किया है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। जी। तो मैं वही कह रहा था कि सर अशोक वाजपेयी जैसे सम्माननीय लोगों की बात हुई तो उसमें मैं क्या कहूं कि मठ और मठाधीशी, मेरा अपना अनुभव ऐसा नहीं रहा है। मेरा अनुभव जो रहा है उसको मैं बताना चाहूंगा। एक आध बार ऐसा हुआ कि प्रकाशक ने मुझसे कहा कि आप 5 या 6 प्रकाशकों ने मुझसे कहा है कि आप 5 या 6 लेखक चुन दीजिए जिनकी किताब आएगी और वो सत्याव्यास मतलब कहते हैं ना कि वो पेश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं जैसे चीजों के साथ आएगी। तो मैंने इनकार किया उसके लिए। मुझे लगा कि अभी मेरी स्थिति वो नहीं बनी है कि मैं किसी के लेखन को जज करूं। और फिर आखिर जिन चीजों से लड़ते हुए हम आगे आए हैं उन चीजों को फिर से शुरू करना कि नहीं मैं किसी को बनाऊं या बिगाड़ूं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसमें घुसना चाहिए था। एक बात ये हुई थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था मठाधीशी से रिलेटेड, होता क्या है ना कि जब आप लिखते हैं तो हमारे यहाँ एक समस्या ये है, अच्छी भी बात है, समस्या भी है, कि जो हमारे यहाँ पाठक है वो एक पोटेंशियल लेखक है। तो हर इंसान को लगता है कि ये कहानी तो उसके पास है जो वो लिख सकता है। अक्सर उसके पास कोई वो रास्ता नहीं होता जिसके थ्रू वो पहुंच पाए कि किताबें प्रकाशित कैसे करते हैं। तो उसे वो सबसे आसान रास्ता लेखक दिखाई पड़ता है जिसकी किताब उसने पढ़ी है। तो मेरे पास जैसे आते हैं पाठक कि सर मुझे अपनी किताबें आपको भेज देता हूँ, आप पढ़ के बताएं कि किताबें कैसी लगी। तो मोरलेस मैंने कभी किसी की किताब को ये तो नहीं कहा कि आपकी किताब खराब है, ये मेरी लिमिटेशंस हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा मैंने कि मेरा काम वहां तक ले जाना नहीं है आपको। जो जिस रास्ते से हम गए अपने प्रकाशक तक, जिस रास्ते से हमने ढूंढा अपना प्रकाशक, आप भी उसी तरह ढूंढिए अगर प्रकाशित होना है। या अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिकली आजकल बेस्ट सेलर का कंसेप्ट है, हर इंसान बेस्ट सेलर होना चाहता है। तो अगर आपको बेस्ट सेलर होना हो तो अच्छा लिखें और प्रकाशक खुद ढूंढें। और जैसा कि आप सब इस बात से तस्दीक करेंगे कि आज तो चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि एक क्लिक पे आपको प्रकाशक, लेखक, पाठक सारे मिल जाते हैं। एक समय ऐसा था कि
प्रकाशकों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था। हो सकता है तब ये मठाधीशी का कंसेप्ट रहता हो कि एक तीसरा व्यक्ति होता हो जो आपको वहां तक ले जाता हो, प्रकाशक तक। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो अगर आप चाहें तो आप इनकार कर सकते हैं कि नहीं, आप प्रकाशक खुद ढूंढ लिए। आप मदद करना चाहते हैं तो प्रकाशकों का ईमेल आईडी या प्रकाशकों का नंबर उनको दे दें, वो खुद ही बात कर लेंगे। और जैसा कि प्रभात जी ने कहा कि आजकल जी नहीं, मैं ये एक चीज मैत्रेयी जी से जानना चाहता हूँ। मैत्रेयी जी, आप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप लंबे समय तक राजेंद्र यादव जी के मठ में रही और राजेंद्र जी ने आपको बहुत प्रमोट किया। आप घाघरा पलटन से लेके तमाम तरह के हमले भी आप पर हुए, है ना। बहुत सारी आपकी समकालीन लेखिकाओं ने आपके बारे में बहुत कहा भी और लिखा भी। लेकिन क्या आपको राजेंद्र यादव के मठ में हो, पहली बात तो ये कि क्या आप राजेंद्र यादव के मठ में थी, दूसरी बात कि क्या उस मठ में होने का आपको फायदा हुआ? अगर ऊपर से देखा जाए, जो कहते भी रहे लोग, और मैंने कुछ बोला भी नहीं उसके उस पर क्या बोलूं। जब बहुमत होता है तो उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चुप ही रही। देखो, 3 मठ बताए हैं तुमने कि एक अशोक वाजपेयी, एक नामवर सिंह, एक राजेंद्र यादव। तो मैं 2 मठ, नामवर सिंह के मठ की तरफ कभी नहीं गई, कभी नहीं चाहा कि वो कुछ बोले मेरे ऊपर या लिखे। कुछ लिखते तो थे नहीं, बोलते ही थे। अशोक वाजपेयी की तरफ कभी नहीं गई कि उनका मठ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर इससे ही जोड़ के बताऊं, जब मैं हिंदी एकेडमी में थी और मैंने पत्रिका निकाली थी, पहला ही अंक आया था, तो अशोक जी का बहुत ज्यादा तिरस्कार पूर्ण पत्र मुझे मिला था ईमेल से कि ये पत्रिका मैंने बहुत खराब निकाली है और ऐसे निकालनी चाहिए, वैसे निकालनी चाहिए। मतलब मैं तुम्हें बिन मांगी की सलाह दे रहा हूँ। जब मैं किसी मठ को मान नहीं रही, किसी मठाधीश को मान नहीं रही, तो आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं? मैं कभी किसी की शिष्य नहीं बनी। रही राजेंद्र यादव की बात, राजेंद्र यादव को मठाधीश के रूप में मैंने कभी नहीं देखा, और ना उन्होंने इस तरह से मुझे चलाया जैसे मठ में चेलों को, शिष्यों को चलाया जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो मेरे शिक्षक जैसे रहे। जो लिखने की कलाएं मुझे नहीं आती थी, अनुभव थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे 20 किताबें लिखाई, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो। मतलब अध्ययन के लिए मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं किसी को लिख रही थी, कोई पूछ रहा था कि मैं कौन से उपन्यास पढूं, तो मैंने लिस्ट बनाई, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने इतने उपन्यास पढ़ लिए हैं। वो राजेंद्र यादव के कारण मैं पढ़ पाई। वो उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगी। रही मेरी जो पक्षपात की बात, उसे तुम चाहे पक्षपात समझ लो, चाहे उनकी मठाधीशी समझ लो, चाहे मुझे शिष्या के रूप में देख लो। बस इतना था कि जब मेरे उपन्यास आए, कुछ इधर नमम आया, चाक आया, अलमा कबूतरी आए, तो उन्होंने समीक्षाएं छापी। समीक्षाएं छापी, मेरी ही नहीं, संजीव की भी 3 छापी, और दूसरों के आए उनकी भी 3 छापी, 3 समीक्षाएं छापी। लेकिन मेरी समीक्षाएं छापी तो बहुत बवाल हुए कि क्यों छापी हैं। क्या मैं इसलिए कि स्त्री थी? मैं स्त्री वाला, वो कमजोर वाला पक्ष नहीं दिखाऊंगी कि मैं कमजोर थी, स्त्री थी। लेकिन हमारे साहित्य समाज में भी स्त्री को लेकर बहुत सी, इसे तो लगा ही देते हैं कि और राजेंद्र यादव जो हैं, कोई बहुत इस मामले में, स्त्री के मामले में खुल के कहूंगी, नेक नाम नहीं थे, उनको बदनामी ही मिली है ज्यादातर। उसीलिए मैंने, वो मठाधीश थे या क्या थे, मैंने पूरी किताब लिख दी कि वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव। ठीक है, साहित्य वालों की नजर में जो भी कुछ रहे हों, लेखक की अपनी भी तो एक नजर होती है कि वो किस लिए किसी के नजदीक गया है, उसने क्या। लेकिन आज तक भी राजेंद्र यादव ने मेरी कहीं सिफारिश की हो कि नहीं, उसको आगे बढ़ाया हो, शायद कभी किसी पत्रिका से कहा हो, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान से होते हुए हंस तक आई थी, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोज श्याम जोशी नहीं थे, मृणाल पांडे थी तब। तो वहाँ तो हम जानते नहीं थे किसी को,
तो कहानी छपी गई थी, और शुरुआती कहानी, पहली कहानी भी हिंदुस्तान है। फिर एक धर्मयुग का भी मठ मान लो, वहां भी वहाँ सारिका थी, सारिका में तो वो तो कमलेश्वर जी कहानी, मठ चलाते थे। कमलेश्वर जी नहीं थे उस वक्त। उस वक्त अच्छा, तो मामला पलट गया था। उस वक्त धर्मवीर अवध भारती नारायण थे। मुदगल। हाँ, धर्मवीर भारती थे और सारिका के थे अवध नारायण मुदगल। वहाँ अच्छा। कहानी तो छपी, लेकिन मेरा अनुभव कुछ वही रहा कि ये चाहे मैत्रेय जी, एक बात तो मेरे दिमाग में आई, आपने अभी कहा, वो बहुत सुनने में आता है कि राजेश जी जब आपकी किताब आती थी तो एक साथ 3-3 समीक्षाएं आपकी छाप देते थे। आपने कहा बिल्कुल। कि संजीव के साथ भी ऐसा वो करते थे, तो ऐसी बात आज पहली बार आप शायद मतलब कहीं लिखा होगा आपने जरूर कि संजीव के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन ये हिंदी में ऐसा माना नहीं जाता। लगता है कि राजेंद्र जी ने मैत्रेय पुष्पा पे विशेष कृपा की। उसे क्या क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि संजीव की भी 3 समीक्षाएं प्रकाशित होती थी, लेकिन हाँ आपको सिंगल आउट किया जाता था, हाँ 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 हाँ। है ना? तो क्या, और ये एक लेखिका ने तो यहाँ तक कहा था कि घाघरा पलटन मैत्री का समर्थन करती है। हाँ हाँ बिल्कुल कहा, और मैं नाम लेके कहूंगी कि वो ममता कालिया थी। जो ममता कालिया अभी कल परसों ही सबकी आरती उतार रही थी। मैंने कभी किसी की आरती नहीं उतारी है, ना उतारना चाहती हूँ, ना मैं किसी के मठ में गई। राजेंद्र यादव का मठ मान लो तुम, अगर मठ मानते हो, लेकिन उनको मैंने मठाधीश नहीं माना, ये मैंने लिख के बताया है। हाँ, और मेरे विरोध हुए, वो तुम्हें भी पता है, सबको भी, ये प्रभात रंजन को भी सबको पता है। जब एक मुद्दा चला था बहुत जबरदस्त, तब तो राजेंद्र जी मेरे खिलाफ खड़े थे, मैं भी दूसरे पक्ष में खड़ी थी। हमने एक दूसरे का विरोध भी किया, और अनबन भी हुई। ऐसा नहीं है, अगर वो मठाधीश थे मेरे लिए तो मुझे तो उनकी शरण में चले जाना था, लेकिन नहीं, मैं तीनों ही, मैंने शिक्षक के रूप में माना। मैं यहाँ स्वीकार करती हूँ कि वो साहित्य के मेरे शिक्षक रहे, बिल्कुल, लेकिन ये दोनों जो मठाधीश तुमने गिनाए, इनके करीब मैं कभी नहीं गई, ना मैंने प्रभात जरूरत समझी, आज भी नहीं। प्रभात जी ने बहुत करीब से देखा है अशोक वाजपेयी को। प्रभात जी अगर सुन रहे हो मेरी आवाज तो, और लंबे समय तक अशोक वाजपेयी के मठ में प्रभात जी रहे हैं। लेकिन सत्य जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, प्रभात जी के पास मैं आता हूं, लेकिन मैं जी। आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जो आप जैसे नए लेखक हैं, जब इस तरह की बातें देखते सुनते हैं, हालांकि मैंने नया, अपेक्षाकृत नए लेखक कहना चाहिए मुझे, अब तो आपके 4 उपन्यास आ जी। गए हैं, अब आप नए नहीं रहे, लेकिन जो अपेक्षाकृत युवा लेखक हैं, अब हिंदी में युवा को लेकर भी जी। बहुत ये है, 60 साल तक लोग युवा ही रहते हैं। तो आप जैसे लेखकों को ये सब जो हिंदी की मठाधीसी परंपरा के बारे में सुनकर, देखकर, जानकर कैसा लगता है? सर, आइकोनोक्लास्ट जैसा लगता है। अचानक से लगता है कि मतलब जिनको हम देखते आ रहे थे, एक जिनकी एक छवि बनी हुई थी, अचानक से लगता है कि वो टूट गई। ऐसा लगता है कि वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान है। पहले ऐसा लगा करता था कि नहीं, मतलब ये जो है साहित्यकार और उसके भीतर का इंसान दोनों जो है एक जैसा होता होगा, लेकिन इस तरह की मठाधीसी जैसी खबरें जब सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर देखते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ, इतने लोग जब बोल रहे हैं इतनी चीजें और इतने अनुभवी लोग जब बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे सच्चाई होती होगी। तो बुरा लगता है, सचमुच बुरा लगता है। ये जरूर लगता है कि हम उस लेखक को या उस साहित्यकार को, या आप ये कह रहे हैं उस आलोचक को कह रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, उनको किसी एक नजरिए से देखा करते थे, और फिर अचानक से लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल कीचड़ है, दलदल है, जिससे जितनी देर तक, जितना दूर रहा जा सके, मुझे लगता है कि उतने उतने समय तक मैं और हमारे जैसे लेखक अपना स्वतंत्र और जो क्या कहते हैं क्वालिटी लेखन कर पाएंगे। और हालांकि वही है, खींचती है ये सारी चीजें जो है अपनी तरफ खींचती है। अक्सर ऐसा होता है आनंद जी की, कोई ना कोई आता है और ये कह जाता है कि फलाने ने मेरे बारे में ऐसा कहा, तुम आके उसके बारे में वैसा कहो। लेकिन कोशिश ये रहती है कि नहीं, हम कोशिश ये करें कि अपने आप को इससे अलग रखें, लेखन में रहें दूर रहते हुए, और हम जैसी छवि गढ़ी थी उसी छवि के अनुरूप लोगों को, साहित्यकारों को, आलोचकों को देखते रहें। जी।
हेलो जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आनंद सर आप म्यूट हो गए आनंद सर। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, आवाज आ रही होगी अब। हाँ हाँ हाँ। जी जी मैत्री जी, अब आप जब इस मतलब इस मुकाम पर पहुंच के जब आप सफल भी हो गई, जब आपकी पूरे देश भर में प्रतिष्ठा है, मैंने पाठकों को आपके प्रति जो दीवानगी है रायपुर में मैंने वो भी देखा था आपके साथ जाके। मैत्री जी, अब क्या लगता है आपको कि जो ये इस तरह की मठाधीसी हिंदी साहित्य में है वो कितना नुकसान या कितना फायदा पहुंचाती है? क्योंकि अगर नामवर सिंह जी का दौर देखें तो मेरी कल जेएनयू के एक पूर्व छात्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि नामवर जी ने जेएनयू के भारतीय भाषा विभाग में जिस तरह की नियुक्तियां की थी, उसमें अगर मैनेजर पांडे और केदारनाथ सिंह जी को छोड़ दिया जाए, उस समय की बात करता हूँ शुरुआती दिनों में, तो कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति उन्होंने की थी जिनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं था, उनको हिंदी आती नहीं थी, वो कक्षा में छात्रों के सवालों से घबराते थे। तो ये नुकसान ये मठ के लोग ज्यादा पहुंचाते हैं या क्या? जैसे राजेंद्र जी कहते थे कि ये विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रतिभा की कब्रगाह है, तो अब यहाँ से जब आप देखती हैं तो क्या नए लेखकों के लिए आपका मन थोड़ा दुखी या व्यथित होता है? बिल्कुल। मैं तो कब से ये कहती रही हूँ, राजेंद्र जी जो कहते हों सो कहते रहे हों, लेकिन मुझे ये बराबर महसूस होता रहा है कि नेपोटिज्म की बात मैं कल कर रही थी, अपने फेसबुक पे ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने ये एक शब्द क्यों छोड़ दिया, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में जितने लोग जो अपॉइंट होते हैं उनमें से बहुलांश बहुत लोग वही हैं जिनके जो गॉडफादर हैं या फादर हैं या रिलेटिव हैं, वो उनको अपॉइंट कराते हैं। वो एकेडमी में रहते हुए मैंने ये देखा था कि इसमें जो मैगजीन है उसमें हमने एक कॉलम रखा था विश्वविद्यालय से, और मैंने उम्मीद की थी कि इसमें हिंदी के जो शिक्षक हैं वो तो अच्छी से अच्छी रचनाएं भेजेंगे, लेकिन मुझे इतनी बड़ी निराशा हाथ लगी कि नहीं, कहीं से इस तरह कुछ नहीं आया भी तो 2 या तीसरे दर्जे का आया। उनसे अच्छे तो जो प्रतिभावान छात्र हैं वो लिख रहे थे। मुझे बहुत वो लगा। फिर मेरे तो सामने ही सारी चीजें हुई हैं कि किस तरह डॉक्टर नगेंद्र की सिफारिश से कोई मीडियोकर से भी नीचे वाली घुस गई उसमें, और ये सिफारिशें जो लगती थी, जो वहाँ के हेड थे, नामवर जी भी रहे होंगे, उनके जरिए भी बहुत गए होंगे। और हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इसको कि ये जो है अपने शिष्यों को जो जितनी सेवा कर ले वो उतनी मेवा पाता है, मैंने ऐसा देखा है। अब अगर तुम कहो कि प्रभात जी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हैं। मैत्रेय जी, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉक्टर नगेंद्र का जिक्र किया। प्रभात जी, डॉक्टर नगेंद्र की पर्ची काफी होती थी किसी को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए, वो एक अलग प्रकार का मठ था। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, तब आपकी आवाज आएगी। आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को। हाँ बोलिए, फिर अनम्यूट हो गए। बोलिए प्रभात जी। हाँ हेलो, आ रही है बाबा? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। डॉक्टर नगेंद्र जी। ये कह रहा हूँ कि हिंदी विभागों को नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, प्रभात हिंदी की आवाज विभागों की नहीं आ रही। आलोचना करना। ओफो, आप ना मोबाइल को हिला बहुत रहे हैं, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। खुद भी हिल रहे हैं, मोबाइल को भी हिला रहे हैं। अब आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज नहीं बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आ हिंदी जाएगी विभागों मैत्री, को आ जाएगी आप। अच्छा, सबसे आसान टारगेट, अरे सुने तो सही प्रभात क्या कह रहे हैं, नहीं आ रही है। आवाज। हिंदी की हम जब भी आलोचना करते हैं, हिंदी अनंत आवाज नहीं आ विभागों रही की है। आलोचना करने लगते हैं, जैसे आ जाएगी हिंदी में सारा गड़बड़ हिंदी विभागों ने ही किया हो। डॉक्टर नगेंद्र हो या डॉक्टर नामवर सिंह हो या
और डॉक्टर निर्मला जैन हो, ये सब लोग हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। इन लोगों ने बहुत लोगों को नौकरियां दी, नहीं आ रही। लेकिन क्या इन लोगों ने अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया? डॉक्टर नगेंद्र की पर्ची की बात आप कर रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र ने हर उस आदमी को मौका देने की कोशिश की जो अच्छा वक्ता रहा हो, चाहे वो विचारधारा से उनके मेल खाता हो या ना खाता हो। अगर वो किसी विद्यार्थी को कहीं अच्छा भाषण देते हुए सुन लेते थे, उसको वो मौका देखते ही कहीं पे नौकरी लगवा देते थे, कहीं, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो अच्छा बोल सकता है वो अच्छा प्रवक्ता, अच्छा प्राध्यापक हो सकता है। रावत सिंह किसी विद्यार्थी में कोई खास गुण देखते रहे होंगे। हम लोगों ने ये नहीं देखा है। मठाधीशों ने जो तेज जी ने जो बात शुरू की थी, वो बात भी मैं फिर उसमें आगे बढ़ाता हूँ कि जो जिसको मठाधीश कहते हैं, उन्होंने राजेंद्र यादव के हवाले से कहा कि उन्होंने उनको बताया कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन से उपन्यास पढ़ने अनंत चाहिए, आवाज कौन नहीं आ सी रही। किताबें पढ़नी चाहिए। ये भी कोशिश कर रहे मठाधीशों हैं का बहुत मैत्री जी। बड़ा योगदान था कि उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया कि क्या पढ़ना चाहिए। आज हम गूगल से ये मान के चलते हैं, गूगल युग में, कि हमें गूगल सब कुछ बता देता है। हमें वो बैकग्राउंड नहीं बताता है, हमें किस किताब को कब पढ़ना चाहिए। हमें आंकड़े सारे पता हो चल जाते हैं, लेकिन आंकड़ों से ही दुनिया नहीं चलती है। ये एक बहुत बड़ा योगदान था मठाधीशों का, जो अब नहीं है। अब कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। गूगल से कोई दो किताबों को के सार देख लेता है और उस पर एक रिव्यू लिख, उस पर उसके आधार पर कोई स्थापना कर देता है। ये चलन बढ़ गया है। लोग स्वतंत्र तो हो रहे हैं, मठ सारे टूट रहे हैं, सारी धाराएं खत्म हो रही हैं, लेकिन मतलब प्रभात जी, आप साहित्य में मठाधीशी को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मठाधीशों का उचित, मैं इस बात को मतलब उचित मानता हूँ। सकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है इस साहित्य में। उसके सकारात्मक पहलुओं को जरूर बने रहना चाहिए। आखिर ग्रूम करता है कोई लेखक। मुझे ही मान लीजिए किसी लेख प्रभात जी का इंटरनेट थोड़ा बाधा डाल रहा है। मैत्री जी, प्रभात जी ये कह रहे थे कि जैसा आपने कहा कि राजेंद्र जी ने आपको कई सारी किताबों के नाम बताए, तो इन मठाधीशों के एक सकारात्मक प्रभाव को भी वो रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे नागेंद्र किसी को भी अच्छा बोलते हुए सुनते थे तो उसको नियुक्ति पत्र दे देते थे, पर्ची दे देते थे। तो क्या इस तरह की मठाधीशी अच्छी बात है हिंदी साहित्य में? ठीक है। राजेंद्र जी ने जो पढ़ने के लिए हमें वो किया, हमसे मेहनत कराई, या हमको पढ़ने के लिए जो क्या कहना चाहिए, जागृति दी, वो एक अलग बात है। और किसी को अच्छा बोलते हुए आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, वो बिल्कुल अलग बात है। मैं अपने ही अनुभव से कहती हूँ कि एक जो टीचर हैं और वो विश्वविद्यालय में टीचर रही हैं और वो रिटायर होने की उम्र में आ गई, रिटायर भी हो गई, उनके नियुक्त होते ही मैंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। तो मैंने कहा उनकी थीसिस देख के, ये थीसिस लिखते हुए आपको 5-6 साल लगे, मैं तो इसको 15 ही दिन में लिख देती। ये मेरा बड़बोलापन हो सकता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि हाँ, मैं लिख देती हैं। और उनको तुरंत, क्योंकि चीजें वो जो टाँके थे वो जुड़ते थे कहीं कहीं, इसलिए उनको नियुक्ति पत्र मिल गया तुरंत। और वो कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तुरंत से लेक्चरर हो गई हैं। हम जैसे लोग कहाँ से हो जाते, हमारी कोई जानकारी नहीं थी ना मेरा वो रहा है कि मैं जानकारी के थ्रू जाऊं कहीं, ऐसा अपना अपना स्वभाव भी होता है। वहाँ तो अनंत, मैं फिर खोलती हूँ, शादी ब्याह भी इस तरह होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में इस लड़की को लगवा देंगे या इस लड़के को लगवा देंगे। जैसे दहेज का होता है ना तय, ऐसे ही नौकरी का भी होता है। ये मेरी आंखों देखी बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलना अच्छा चलेगा भी नहीं, लेकिन लोग महसूस करते होंगे इस बात को कि जब शादियां भी होती हैं तो ये लाहक होता है कि ये आदमी उस आदमी से कह के, क्योंकि वो इसका घनिष्ठ है, इसके गांव कस्बे का है, ये तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिट करा सकता है। तो ये तो हमारे सामने बातें घटी हैं, हम कैसे माने। हाँ, राजेंद्र यादव किताबें बता सकते थे, आपको एक लेक्चर दे सकते थे, वो क्या कर सकते थे?
अगर आपका उपन्यास अच्छा नहीं आया है तो वो नहीं अपने उसमें कर सकते थे। मेरा अनुभव ये है, बाकियों के साथ उन्होंने जो भी किया हो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जो मेरे से मेहनत करा सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कराई, और आप लोगों के सामने है जैसे भी उपन्यास बने। हाँ, जनता ने वो स्वीकार किए, जितने भी किए। हाँ, मेरे लिए वो एक रहे। मैंने मठाधीश के रूप में राजेंद्र यादव को नहीं देखा, मैंने एक साहित्यिक शिक्षक के रूप में देखा, जो लिखना और पढ़ना दोनों सिखाता है। हम डिग्री लेके जरूर आए थे, लेकिन साहित्य का इतना अंदरूनी ज्ञान हमें नहीं था, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो इसको मठाधीश कह लो, राजेंद्र जी को तो सभी मठाधीश कहते हैं, मैं नहीं मानूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसे कुछ भी कह लो, लेकिन एक शिक्षक, एक गाइड अगर ऐसा हो तो हम कहीं तक कुछ अच्छी किताब ला सकते हैं, जो कि लानी नहीं, ये तो चाहिए। आप, मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक पक्ष ले रहे हैं, लेकिन प्रभात जी आप भी बहुत सकारात्मक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मठाधीश ना हो के वो लोग किसी लेवल पे इस तरह से मेंटोर के लेवल पर आप दिखाने की कोशिश हाँ कर रहे हैं। हाँ मैत्रेय जी भी राजेंद्र जी के बारे में बात करते हुए वैसी ही बातें कर रही हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने जैसा थोड़ा सा है। मुझे ये लगता है प्रभात जी की अब अशोक जी को जो अष्टछापी लोग हैं उनके अलावा हिंदी साहित्य में कुछ दिखता नहीं है। पिछले दिनों उनको जब से थोड़ा वो रजा फाउंडेशन और वामपंथियों के झंडे के तले आए हैं तब से, और कुछ फेलोशिप, कुछ इलाज के लिए पैसा, कुछ पत्रिका के लिए विज्ञापन, ये सब भी वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही देते हैं। तो क्या इससे, और जिस तरह से वो अपनी पत्रिका में अगर उनकी सूची देख लीजिए, समाज से लेकर तमाम पत्रिकाएं जो निकालते हैं, या जब आप उनके साथ थे, और बहुवचन की भी सूची उस जमाने के देख लीजिए, आपके संपादन में निकले 3 अंक मेरे सामने रखे हुए हैं, तो उसमें वही खास प्रकार के लोग दिखाई देते थे। तो लोकतंत्र क्यों नहीं होता इन मठों में? लोकतंत्र होता है, एक खास तरह की पसंद, हर तंत्र में एक पसंद तो होती है, हर व्यक्ति की, हर मठाधीश अगर आप जिसको कहते हैं उसकी एक अपनी पसंद होती है, एक अपनी राय होती है, जिसको वो उन लोगों के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करता है जो उसके जैसे समान धर्मा हो, जो उसकी तरह बोल सकते हो, जो उसकी तरह सोच सकते हो। ये होता है, लेकिन ये जरूर है कि इसका नुकसान वैसे लोगों को होता है जो किसी की तरह नहीं सोच बोल सकते हैं। अगर आप किसी जो जितने बने बनाए सांचे हैं हिंदी के, उनमें से किसी सांचे में अगर आप फिट नहीं हो पाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी स्थापित हो पाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सिर्फ इसलिए एक बड़े लेखक के रूप में उनका कद सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो किसी सांचे या किसी मठ के अनुकूल नहीं हो पाए। मैं जानकी वल्लभ शास्त्री का उदाहरण लूंगा, जिनको निजी रूप से हर बड़ा लेखक कवि बड़ा कवि मानता था, बड़ा विद्वान मानता था, लेकिन कभी भी किसी ने भी सार्वजनिक रूप से उनको बड़े कवि के रूप में स्वीकृति नहीं दी, किसी ने उनको बड़ा लेखक सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हिंदी में मिल जाते हैं जिनको कि हम बहुत बड़ा, लीलाचंद जोशी जो बहुत बड़े उपन्यासकार थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। तो जिन लोगों ने मठों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश की, इन सब लोगों का कोई नाम लेवा नहीं बचा। प्रभात जी, हम लोगों ने अभी बड़े छोटे छोटे मठों की बात की, नामवर जी, अशोक जी, राजेंद्र जी, थोड़े दिनों के लिए अखिलेश ने भी एक मठ बनाया था, मतलब अगर है भी होगा भी, अभी मुझे जानकारी नहीं है। तो तद्भव का एक मठ बड़ा तेजी से उभरा था हिंदी साहित्य में। लेकिन आप जिनको समान धर्मा कह रहे हैं, अगर ट्विटर पर देखें तो उसको ट्रोल्स कहा जाता है हिंदी में। तो मैत्रेय जी, जिस तरह से प्रभात जी अभी बातें कर रहे हैं समान धर्मा होने की, ये जो, लेकिन एक बड़ा जो मठ था, जिसके जो मठ इन दिनों थोड़ा ढहता हुआ उसका खंडहर सामने है, वो है वामपंथियों का एक मठ। वो अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वामपंथियों का एक मठ था कि अगर तुम वामपंथ, मैत्रेय जी भी जन संस्कृति मंच या जनवादी लेखक संघ किसी की दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैत्रेय जी आपसे माफी सहित मैं ये कहना चाहता हूं कि वामपंथियों का जो एक अब
बात हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी विचारधारा या उनके झंडे को लेकर चलने वाले लोग ही साहित्यकार हो सकते थे, और वामपंथियों ने किसी को बख्शा नहीं, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नंद किशोर नवल हो, चाहे अपूर्वानंद हो, चाहे कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनको वामपंथियों ने आवाज उठाने की सजा दी। तो इस मठ के बारे में पहले प्रभात जी, फिर सत्य जी और फिर मैत्रेयी जी की राय जानेंगे कि ये जो बड़ा मठ है, जिसकी ईंटें आजकल थोड़ी सी ढहने लगी हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वो मठ तो फिनिक्स की तरह है, वो तो उठ खड़ा होगा कभी भी जब भी उनको। तो प्रभात जी, इस वामपंथी मठ के बारे में आपको भी नहीं छोड़ा वामपंथियों ने, तो प्रभात जी आप चाहे वामपंथियों की जितना झंडा उठा के चलिए, मौका आने पर वामपंथियों ने आपको भी लपेटा। प्रभात जी को लगता आवाज नहीं आ रही है। सत्यव्यास जी, ये जो हाँ सर, वामपंथियों का पुरस्कारों जी कभी जी आपको लगता नहीं है कि इस मठ में चले गए होते तो आपकी किताबें इतनी हिट हैं, कई कई पुरस्कार मिल गए होते, कहीं साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार मिल गया होता, कहीं आप ये लोग बड़े बड़े साहित्यकार आपको प्रेमचंद आदि घोषित कर देते। हालांकि आजकल लोग जिस तरह की सर बात है कि प्रेमचंद से दूर ही रह रहे हैं लोग आजकल। जी जी जी, नहीं सर, प्रारंभ में ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि आपको किसी मठ और गढ़ में चले जाना चाहिए। अगर होता तो माइट बी पॉसिबल कि इस बारे में सोचा जाता, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि अपने ध्यान से देखा गया तो, और अब पाता हूँ कि एक समय तो ऐसा था ही कि पुरस्कारों और पारितोषिकों में उनका एक अधिकार था, वह चाहते थे जिनको उन्हें दिया जाता था, वह जिसे चाह लेते थे उस पर बर्दाश्त हो जाता था, वो उनकी किताबें ही चुनी जाती थी, रखी जाती थी। मेरी भी किताबें 84, जिसको मैं मानता हूँ कि मतलब किताब बाकी सारी मेरी किताबों से ज्यादा साहित्यिक थी, उसको भी कई जगह भेजा गया, मगर मुझे पता था कि वो ऐसा होना नहीं है उसके साथ कुछ भी, क्योंकि मैं किसी गढ़ या मठ में नहीं हूँ और कोशिश भी नहीं रहती उसकी कि वैसा हो। लेकिन हाँ, यही मैं फिर कहना चाहूंगा, आपकी बात को ही सेकंड करूंगा कि ढह रहे हैं गढ़ और मठ, ढह रहे हैं, और इसका जो है वो उनका जो उनके ऊपर जो वो है ना, क्या कहते हैं, प्रभाव वो भी दिखता है, काफी विचलित होके आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस तरह के भी आरोप लगा दिए जाते हैं कि मतलब व्यक्तिगत चीजें लिखी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं हैं तो भी आपको दक्षिणपंथी या किसी पाले में डाल दिया जाता है, आपने अगर कुछ लिख दिया तो ये उनकी क्या कहेंगे, वही जो प्रभाव है इन सब चीजों का, जो गढ़ और मठ उनके ढेर हैं। जी प्रभात जी, आप सुन पा रहे हैं या वामपंथियों की बात आते ही आपका ऑडियो गड़बड़ा जाता है? प्रभात जी के चेहरे का भाव बता रहा है कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी मैत्रेयी जी, आप ही बताइए। प्रभात जी तो थोड़ा वामपंथियों के बारे में उनकी तो कभी कभी ओसिलेट करते रहते हैं। देखो अनंत, आप तो तुम वामपंथियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं कहीं किसी लेखक संघ की? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। और मैं अब उन्होंने बना रखी हूँ तो मुझे वो भी पता नहीं है, क्योंकि मैं वर्षों से किसी मीटिंग में नहीं गई हूँ। अब मेरे ख्याल में असगर बजाज हैं, अब दिल्ली के हैं या पूरे भारत के हैं मुझे नहीं पता। एक बात पहले समझ लो और सुन भी लो और मान असगर भी जी लो। पूरे भारत के हैं, अपमानित महसूस करेंगे और तमाम वामपंथी पीछे पड़ जाएंगे आपके। वो पड़ पूरे जाए पूरे मुझे भारत के उस बड़े लेखक संघ के छोटे से अध्यक्ष हैं। ठीक है, मुझे पीछे पड़ जाने वालों को देख के आनंद ही आता है, मुझे नहीं वो लगता। आज के तुम जो बता रहे हो राजेंद्र यादव के मठ में रही हूँ मैं, चलो मान लो, तो मुझे ये सब चीजें बहुत बुरी नहीं लगती। एक बात बताऊं, मेरा अज्ञान समझ लो कुछ भी, जब मैं आई तो मैं वामपंथ दक्षिणपंथ कुछ नहीं जानती थी। मैं तो केवल अपने गांव और किसानों को, मजदूरों को, इन्हीं को जानती थी, वहाँ की स्त्रियों को जानती थी। ये तो लोगों ने यहाँ साहित्य में मुझे एक खाने में बना रख दिया
कि मैं वामपंथ का समर्थन करती हूँ या वामपंथ की रास्ते पे लिखती हूँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और जो कह रहे हो कि जो मुझे वो बनाया गया उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जो भी बनाया, वो मेरी मतलब बिना राजी आपको आपको पता ही नहीं है क्या बनाया गया आपको अध्यक्ष या नहीं उपाध्यक्ष? नहीं नहीं, अब मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वहाँ गैरहाजिर हूँ। और वो करते हैं, मुझे अभी भी करते हैं, वो मैसेज करते हैं, मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं साफ कहती हूँ कि कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बोलते तो बहुत हैं, हम करते कुछ भी नहीं है। मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ, इस लाइन पे जोर देती हूँ, चाहे वो किताबें हों, चाहे ये हमारे संघ हों, चाहे कुछ भी हों, वहाँ करना भी तो चाहिए। खाली ये थोड़ी कि एक मीटिंग की और चाय पिए चलो भाई यहाँ, नहीं नहीं, चाय पीते रहे, बहस करते रहे, इसमें कुछ नहीं होता। तो मैं इन पंथों को नहीं जानती थी और मुझे बताया गया कि तुम वाम पंथ में हो। भाई कैसे हूँ, क्या तुम्हारे उपन्यास कहते हैं, तो मैंने तो एक स्त्री और उनका पक्ष दिया है, तो अगर वो वाम पंथ में है तो ठीक है, तो रख लिया। और अब मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे निकाल दो इसमें से, मुझे नहीं रहना है, मुझे किसी उसमें मुझे ऐसे ही लिखने दो। तो अनंत मुझे कुछ वहाँ पे नहीं दिखा, उस तरह का नहीं दिखा कि कुछ हम इसमें से कोई क्या कहना फ्रूटफुल चीज निकाल सकते हैं। खाली बहस करने से तो कुछ नहीं होता। मैं बार बार इसको कहती रही हूँ कि अपने लेखकों से भी और इनसे भी कह रही हूँ, लेखक संघों से भी, कि देखिए मीटिंग करके चाय पी के या हमने एक कहीं कहीं वो सेमिनार कर लिया, उससे नहीं कुछ होता। आपको तो फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको तो नंगे पाँव जाना पड़ेगा, तब तो कर पाएंगे, है ना। वो कुछ भी नहीं है, ये सब कागज पे और ये सब ये आपस में ज्यादा मिलके आपको होता पता है। है, चलिए। तो मेरा तो जो है वो टूट गया वहां से, ये अब वो मुझे नहीं रखे तो अच्छा ही है। प्रभात जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। अभी सवाल एक बड़े वाले मंच की हो रही थी, आपका ऑडियो चला गया। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि मैं जब नाम लूंगा उसका तो इस बार ऑडियो आपका बना रहेगा। हम लोग वामपंथी मठ के बारे में बात कर रहे थे और जी वामपंथियों ने किसी को नहीं छोड़ा, आपको भी हमले किए, आप भी बड़ी वकालत करते रहे हैं वामपंथियों की, लेकिन मौका आने पर वामपंथियों ने आपको भी चारों ओर से घेर के हमला किया। और मैत्रेय जी अभी बता रही है कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दिल्ली की अध्यक्ष बने जलेसी, और उनको जबरदस्ती बना दिया गया और कहा गया कि वामपंथी आप इसलिए हो कि आपकी किताबों में वैसा कुछ दिखता है। तो ये कैसा मठ है? ये तो एक तो पहली बात यह है कि वामपंथी अपने आप में कोई एक मठ नहीं है। वामपंथियों के इतने मठ हैं, इतने लेखक संगठन हैं, इतने उनके अलग अलग ग्रुप हैं कि वो उनमें आपस में एकता नहीं है। वो किसी और को क्या खत्म करेंगे। ये जरूर है कि हिंदी विभागों में, देश भर के जितने हिंदी विभाग हैं उन विभागों में, अधिकतर हिंदी विभागों में वामपंथी रुझान के प्राध्यापकों की संख्या ज्यादा रही या उनकी मठाधीशी चली, और जिसका उन्होंने लाभ उठाया, उन्होंने नियुक्तियों में उसका लाभ उठाया। लेकिन साहित्य के व्यापक परिदृश्य को जब तक लेखक संगठन मजबूत थे उनकी बहुत चलती रही। उनके हाथ में सारे पुरस्कार थे, उनके हाथ में सारी पत्रिकाएं थी, उनके हाथ में सारे हिंदी विभाग थे। तो जाहिर है उस दौर में वामपंथी होना ही हिंदी का लेखक होना होता था। ऐसे तमाम लेखक, रेणु तक को वामपंथी नहीं होने के कारण रेणु तक को हिंदी में वो मुकाम नहीं मिला जिस मुकाम के वो हकदार थे। तो शायद प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु, लेकिन वामपंथियों ने उनको उस तरह से उनका मूल्यांकन नहीं किया। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका मूल्यांकन कम मूल्यांकन करके, मनोहर श्याम जोशी मेरे गुरु वामपंथी नहीं थे, उनके ऊपर कोई बहुत किसी बड़े वामपंथी आलोचक ने कुछ कहा हो, कुछ लिखा हो, कोई गंभीर बात की हो, ऐसा नहीं लगता है। ये तो जरूर था, लेकिन इस समय वामपंथियों के हाथ में न पत्रिकाएं हैं, न पुरस्कार हैं। तो अब वो उनकी मठाधीशी धीरे धीरे टूट रही है और स्वतंत्र हो रहा है। इनको नए तरह के लेखकों को आवाज मिले, इसीलिए मिल रही है कि धीरे धीरे ये जो वामपंथी विचारधारा के नाम पर जो बने हुए मठ थे ये कमजोर होते जा रहे हैं। प्रभात जी, लेकिन कहीं ये ऐसा टूटे तो नहीं है, नहीं ये है भी कि ध्यान रखना होगा। अभी भी इनका
प्रभात जी, कहीं इसीलिए जी। तो अशोक वाजपेयी ने वामपंथ का दामन नहीं थाम लिया कि उनका हस्त्र भी रेणु और मनोहर श्याम जोशी जैसा ना हो। अब अशोक जी ने वामपंथ का दामन थामा या वामपंथ ने अशोक जी का दामन थामा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि वामपंथी जब से केंद्र में सरकार बदली है और अलग अलग राज्यों में सरकारें दूसरी तरह की हो गई हैं, दक्षिणपंथी सरकारें आ गई हैं, वामपंथियों को फंड कहीं से नहीं मिल रहा। वो फंड उन्हें प्रजा फाउंडेशन मुहैया करवाता रहा। प्रजा फाउंडेशन ही एकमात्र ऐसा मंच है जो अशोक वाजपेयी का खड़ा किया हुआ, जहां सारे वामपंथी लेखकों को समादृत किया जाता है, उनको 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 प्रोजेक्ट दिए गए, उनको किताबें, उनको मंचों में बुलाया गया। प्रभात जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। अशोक वाजपेयी ने अपने आप को अप्रोप्रिएट किया या वामपंथियों ने उनके हिसाब से अपने आप को डाला, ये कहना मुश्किल है। जी जी जी, आपकी बात समझ में आ रही है कि अशोक वाजपेयी से मैंने पूछा था एक बार कि जो आपकी पीड़ा है कि अशोक वाजपेयी के साथ आप इसलिए थे कि आप वामपंथ से मुकाबला कर सके या वो सीख सके, लेकिन जब उधर चले गए तो क्या करें। वो अशोक जी के साथ भी ऐसा वाकया हुआ था एक बार, और जब 2015 में पुरस्कार वापसी अभियान में वो नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार ने उनको भरोसा दिया था कि विश्व कविता सम्मेलन का आयोजन करने के लिए 3.5 जो भी कितने करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। अचानक नीतीश कुमार ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और ये सारा कुछ धरा रह गया। तो ये सारी चीजें जब आप साहित्य को राजनीति में ले जाएंगे तो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी। और मैं अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि 1 घंटे की चर्चा हो गई। मैत्री जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य व्यास जी, आपको हिंदी साहित्य में बहुत लंबे समय के बाद सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात रंजन जी, आपका बहुत आभार। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रही ऑडियो में, लेकिन लगातार 1 घंटे तक बने रहे। दैनिक जागरण वार्तालाप के इस संस्करण में आप सब लोग जुड़े, सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।